नहीं पहुंच पाई, इसी मुझे गर्मी ज़्यादा परेशान करती है तो मैं दूर दूर रहता हूँ। क्लाइमेट चेंज और गलत और सही, ये दो एजेंडे आज के अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड का शुरू से एजेंडा सही होता तो क्लाइमेट चेंज नहीं होती। अगर होती तो नेचुरल तरीके से 2, 4, 5, 10% फ़र्क पड़ता, वो आज ही पड़ रहा है। लेकिन जब 95% फ़र्क पड़े सरकारों की अप्रोच से, समझ से, पॉलिसियों से, उसको हम ठीक कैसे कह सकते हैं? जो गलत और सही का डॉक्यूमेंट है उसमें 5 पॉइंट हैं। कॉरपोरेट कैपिटल चाहता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटल चाहती है, जो रिलीजन वाले हैं वो भी कैपिटल चाहते हैं, लेकिन अपना रिलीजन का प्रचार करके उसको ठोंस कर करना चाहते हैं। और जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म है, जिसका आज बोलबाला है पूरी दुनिया के अंदर, और भारत ने तमाम मैं कहूँगा जितने भी इसमें स्टेप्स हैं कोई छोड़े नहीं हैं, बड़ी तेज़ी के साथ पार कर लिए हैं। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का मतलब सीधा सीधा टेम्परेचर से होता है, सीधा टेम्परेचर से होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्लाइमेट शब्द मिलते ही आपके जहन में टेम्परेचर आना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ग्लोबल जो वार्मिंग, जो हीटिंग हो रही है वो ग्लोब के लेवल पर हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है वो लोकल लेवल हो रही है। इसका इतना ही फ़र्क है। और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज कहें इसको या क्लाइमेट क्राइसिस कहें, मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझता हूँ इसको क्लाइमेट चेंज के बजाय क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट तो लगातार हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट क्राइसिस है। लेकिन जब चीज़ कोई क्राइसिस बन जाती है, वो किताबों में क्राइसिस आता है, अखबारों में क्राइसिस आता है, जहन में क्राइसिस, अपने दिमागों में हमारे में क्राइसिस आ जाता है। संकट है, संकट है। जो लोग संकट मानते हैं इसको, पहले वो देखिए, कोई भी संकट तब तक संकट नहीं बनता जब उसको संकट बनाया ना जाए, और तब तक वो संकट हल नहीं होता जब तमाम लोगों की जबान पर संकट की एक लहर ना आ जाए। इसको संकट बनाना पड़ता है। संकट होते हुए भी संकट नहीं है। अगर संकट है, लोगों में ये पहुंचा है तो संकट नहीं है। क्योंकि इसकी 1-2 मिसाल मैं देना चाहता हूं। इसी सिस्टम के अंदर स्लेवरी, ब्रिटिश और अमेरिका के एलीट के लिए, क्लास के लिए स्लेवरी संकट नहीं थी। जब अबॉलिशनिज्म की मूवमेंट पैदा हुई और लोगों में बात चल गई, सरकार को वो स्लेवरी पर लगाम लगाना पड़ी। संकट को संकट बना के, संकट बना वो। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने एक भेदभाव, रंगवाद भेद के खिलाफ मूवमेंट बनाई, लेकिन जब तक वो मूवमेंट नहीं बनी, मंडेला और उसकी पार्टी सामने नहीं आए, 27 साल जेल के अंदर बंद कर दिए गए। उन्होंने उसको संकट को संकट बनाया कि ये रंगवाद की भेद की नीति जो है ये तो ठीक नहीं है। तो उस पर लगाम लगी बिला शक।
जब वो बाहर आए तो कारपोरेट की गोद में बैठना पड़ा, क्योंकि कारपोरेट ज़्यादा बदमाश है। कहने का मतलब ये कि हर क्राइसिस को, हर संकट को संकट बनाना पड़ता है। हम तो क्या, हम तो मुट्ठी भर हैं। तमाम दुनिया के अंदर जो अपने अपने आप को बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं, उन्होंने ज़रूर बातें कही हैं, डाटे पेश करके ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कह रहे हैं। और 2007 जब श्राफ साहब ने अपना 42 डॉक्यूमेंट लिखा, जिसमें उन्होंने तय कर दिया, बिल्कुल डिक्लेयर किया कि अगर लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है तो आपको क्लाइमेट क्राइसिस को आगे ले जाना होगा। 2007 में कहा। और इस कारपोरेट वर्ल्ड के तमाम मीडिया के अंदर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं पर आवाज़ नहीं थी। अगर कहीं न्यूज़ लगती थी वो छोटी सी लगती थी। लेकिन जब पर्यावरण की मूवमेंट दुनिया के अंदर, जिसका पूरा गठ जोड़ रहा है कारपोरेट के साथ, क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते थे उनको बोलने के, जब कारपोरेट ने समझा कि ये बात ठीक है कि जो बोल रहे हैं हमें तो इस क्राइसिस से फ़ायदा लेने का मौका मिलेगा, उसके बाद कारपोरेट ने प्रिंट मीडिया में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी बड़ी रिपोर्टें पेश करना शुरू कर दी। और जी चैनल जो है बाकायदा उसने ऐसी ऐसी रिपोर्टें भी पेश की कि ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सरकार दे रही है, चैनल दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे थे कि हम ना जो अपना बिजनेस है वो कैसे आगे ले जाना है, बिजनेस एज यूजुअल को आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका मिल गया। और क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइसिस आता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, बिल्कुल ढूंढनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए होती है, थ्रेट भी दोनों के लिए होता है। अपॉर्चुनिटी सरकार के लिए भी होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी होती है। और अपॉर्चुनिटी जो है, मौका हमारे लिए भी है, तमाम लोगों के लिए है, बशर्ते के लोगों के अंदर एक आवाज़ चली गई हो, लोग थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज्ड हों। अगर पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनके अंदर आवाज़ होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ढूंढना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जब सरकारें और जो कॉर्पोरेट मिलकर कोई बात करते हैं, कोई क्राइसिस आता है तो उससे डील करते हैं, अगर लोग तैयार हों तो लोग उसको फाइट दे सकते हैं, बराबर की फाइट दे सकते हैं। जब वो नहीं होती है तो सरकार को पूरा मौका होता है, वो जो मर्जी कर जाए। वो कोरोना के अंदर आपने देखा है, कोरोना के अंदर बिल्कुल जब कोरोना फैला वो क्लाइमेट क्राइसिस का रिजल्ट है। मैं आज तक नहीं मानता इस बात को कि किसी लैब से आया है। अभी एक न्यूज़ पढ़ी थी कल परसों के, किसी ने कहा कि जी लैब से छोड़ा गया, लेकिन दुनिया के जितने भी प्रमाण हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, कोई नहीं कहती। और अगर कुछ थोड़ा बहुत इकोलॉजी के साथ किसी का ताल्लुक है, थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, तो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर पहुंचता है कि जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्राइसिस बनेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो क्राइसिस बनेंगे। और ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेम्परेचर मिलता है, पॉल्यूशन मिलता है, डैम्पनेस मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, तो वहाँ से वायरस बड़ी आसानी के साथ बाहर आते हैं और फैल जाते हैं। और जितने भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो हमारे लिए थ्रेट हैं, और ये क्लाइमेट की वजह से ही ऐसा है। मैं अगर इस बात पर आ जाऊँ कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है ये है, हो रहा है, या इस वक्त प्रलय की तरफ ले जा रहा है, तो मैं इस वक्त इसको क्लियरली ये मानता हूँ। कोई नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता ये हो रहा है, ये हो गया, कोई गुंजाइश नहीं इसके अंदर है।
आईपीसीसी की रिपोर्ट बता रही थी 20 साल में या 10-15 साल में 1.5 टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अल नीनो जो है वो नहीं था, ला नीना था, जो अल नीनो के उल्ट होता है और वो सर्द हवाएं छोड़ता है, लेकिन उसमें इतनी गर्माहट आ गई है कि वो भी गर्म हो गया है, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल में वो हीट वेव आई जिसने आईपीसीसी के साइंटिस्टों का मजबूर कर दिया कि हम अपनी रिपोर्ट को एक बार रिवाइज करें। और उन्हें रिवाइज करने के बाद कहा कि 50-50 चांसेस हैं। कहने का मतलब ये कि 1.5 आपका अभी भी हो सकता है साल 2 साल में। और अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर गया तो असेसमेंट है जो मैंने पढ़ी है, एक कंट्री की नहीं, कम से कम 4-5-6 कंट्रीज की, फ्रांस की, जर्मनी की और साउथ अमेरिका की, इसकी लैटिन अमेरिका की, जहाँ जहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा और वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं है पर्यावरण के साथ, उस जंगल के साथ कोई फ्लड नहीं आया, ऐसा ही खड़ा था जंगल, लेकिन वहाँ जितने भी इंसेक्ट थे सारे मर गए। उन्होंने कहा 98% कोलैप्स हुआ, 98% कोलैप्स हुआ। कहने का मतलब ये कि 2 डिग्री के पास हम पहुंचने वाले हैं। कल सुखदेव जी ने ये कहा था कि 1.5 नहीं 1.7 होने वाला है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि 2026-27 में 1.5 हम क्रॉस कर जाएंगे। तो 1.5 करते हैं या 1.7 करते हैं, लेकिन 2 के नज़दीक हैं। अगर दुनिया के इंसेक्ट खत्म होंगे तो कितने स्पीशीज जाएंगे, जो जितनी भी फूड चेन इसके साथ जुड़ी हुई और सारे जाएंगे, बचेगा क्या? क्या बचेगा? धरती का टेम्परेचर ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, जो इनकी रिपोर्टें हैं, जो इनका डाटा है, जो इनका मीडिया कहता है कि 1.2 या 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है एवरेज। और इनकी रिपोर्टें ये भी कहती हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने के बाद बादल जो बनते हैं, बादल के बनने में फ़र्क आ जाता है। अगर बादल थोड़ा ऊपर बने तो वो हीट को वापस भेजते हैं, अगर बादल नीचे बनना शुरू हो जाए तो वो सारी हीट को रोकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का हीट का प्रकोप है बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग और थंडरिंग, इन्हीं की रिपोर्टें कहती हैं कि उसके चांसेस 12% बढ़ जाते हैं। 12% लाइटनिंग और थंडरिंग ज़्यादा होगी, लोग उससे भी मरेंगे। 1% अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो 10% आपका फूड जो है वो क्राइसिस में जाएगा। आपकी मक्की, आपकी गंदम, आपके चावल और सोयाबीन और कुछ और फसलें जो हैं, मैं इसमें नहीं जानता, जहाँ बैठे हैं सुखदेव जी, मैं तो कह नहीं सकता इसके बारे में। वहाँ 10% वो फसल कम हो जाएगी। और पंजाब और हरियाणा का एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि कुछ एरिया में 20% कम हुई है। शायद मैं ठीक कह रहा, गलत कह रहा, 20% ठीक ख़त्म हो गई है। अब वो जो रिपोर्ट असेसमेंट पिछली है वो 10% कहती है, लेकिन यहाँ 20% गई है। 20% आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा फूड क्राइसिस कहाँ पहुँचने वाला है। और हम सोए हैं, हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं, कोई रास्ता नहीं है कि हम लोगों में घुसें। कैसे घुसे लोगों के अंदर? मेरी परेशानी ये है, मैं इस बात से परेशान हूँ और बिल्कुल कोई बात नहीं मेरे अंदर है। कोई मेरे साथी ये ना समझें कि ये हमारे से किनारा कशी करता है। नो, नॉट एट ऑल, किसी कीमत पर नहीं। मेरे अंदर एक ही परेशानी है जो मुझे खा रही है कि हम कैसे घुसें, तेजी के साथ कैसे घुसें, वो रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर मुझे कहे कोई, ये कहे कि आपने बच्चों की क्लास है, 10वीं और 12वीं और कॉलेज के बच्चे हैं, एड्रेस करना है और क्लाइमेट चेंज समझानी है, तो मेरे पास एक सीधा फार्मूला है। सीधा फार्मूला है, जैसा मैं क्लास में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाता था तो खड़ा जाता था, मैं सीधा तो ऐसे बाजू कर लूँ, ऐसे बाजू समझ लीजिए, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरी टांगें हैं और ये मेरे 2 बाजू हैं और ये ऊपर गर्दन है।
एक को मान लीजिए पीपल ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरों का मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज। इस नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमारा एयर है, हमारा वाटर है, हमारा लैंड है, फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है और जो कुछ भी है तमाम इकोसिस्टम इस बाजू के अंदर मैंने बंद किए। और जितने भी सोशल ग्रुप्स इस दुनिया के अंदर हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, ट्रेड यूनियन, जो भी है वो इस बाजू के अंदर है। और जहाँ से लेकर जहाँ तक तो मैं रखता हूँ सिस्टम को। सिस्टम के अंदर हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहाँ बैठा है इस एरिया में, हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ है, हमारा WHO यहाँ है, हमारा शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इधर है, हमारा एडम स्मिथ यहाँ है और हमारी सरकारें जहाँ बैठी हैं उनके साथ। ये है सारा सिस्टम जिसको हम सिस्टम कहते हैं। जब सारी पॉलिसी मिलकर कुश्ती यहाँ करते हैं, इनके अंदर कोई दरवाज़ा नहीं है, बिल्कुल कोई दरवाज़ा नहीं, कोई विंडो नहीं है, ये सारे एक हैं। मिलकर ये फिलॉसफी पढ़ते हैं, मिलकर ये फिलॉसफी डिसाइड करते हैं, मिलकर ये आइडियोलॉजी तय करते हैं और उसी से पॉलिसियाँ तय करती हैं कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों के पास अपनी विचारधारा कैसे पहुंचानी है और पैसा कैसे कमाना है, सब यहाँ तय होता है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरमैन, जिसको फाउंडर भी कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, मैंने अपने सज्जन कमाल से ये बात की हुई है। उसने 5 बुक्स लिखी हैं कोरोना के बाद। पहली किताब उसने लिखी है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड किताब लिखी है उसने शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तीसरी लिखी है उसने स्टेक होल्डर्स कैपिटलिज्म, चौथी लिखी है उसने कोविड-19 एंड द ग्रेट रीसेट और 5वीं लिखी उसने द ग्रेट नरेटिव। कहने का मतलब ये कि ये हमारी सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, सबके नाली में है कि ये 5 किताबें क्या बोल रही हैं। अभी उन्होंने कहा कि हमें वर्ल्ड का ग्लोबल एजेंडा रीसेट करना है, ग्लोबल एजेंडा रीसेट करना है, फिर से सेट करना है। फिर से सेट करने में क्या करना है? फिर से सेट करने में ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम बनाना है। आज ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम बनाना है। पर्यावरण पर तीखी नज़र है, ऐसी बात नहीं, नज़र है, लेकिन बनाना क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक। और ह्यूमन सेंट्रिक कैसा बनेगा? ये बड़े बड़े उनके जो इंटेलेक्चुअल हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पहले भी कहते आए हैं कि लेसेस वेयर फेयर हो गई, लोगों को साथ लेके चलना है। यही है ह्यूमन सेंट्रिक इनका भी, सिर्फ इनका यही भी। इनका लेसेस फेयर हुआ है, अल्ट्रा लेसेस फेयर हो रहा है, जिसको हम इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब तो वो आइडियोलॉजी क्या है जिसकी खिचड़ी जहाँ पकती है। और हमारे प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देखता हूँ, मैं आपके सामने ओपन कह रहा हूँ, मुझे बड़ी चिढ़ हो गई। चेहरा नहीं देखता, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ। मैं ऐसे गर्दन कर लेता हूँ और सुनता हूँ कि क्या कह रहे हैं। हमारी छोटी सी बच्ची है, उसको पता है मेरी बेटी की बेटी है, उसको पता है कि नानू को बहुत चिढ़ है। जब वो मोदी जी का चेहरा देखते हैं फौरन आती है, तो कुछ बोलती है मुझे, वो इतनी असेसमेंट उसकी है। तो कहने का मतलब सुनता हूँ। उन्होंने क्या कहा? जब वो नोटबंदी करके चले गए जापान, रात को नोटबंदी हुई, सुबह जापान चल गए, फिर जापान से वापस आए, 2 बातें हुई। ये बातें जाननी है। अगर हम ये बातें पकड़ लें तो हम सिस्टम को पकड़ लेते हैं, हम अपनी सरकार को पकड़ लेते हैं। ना हम बातें सुने ना बातें पकड़ें तो हम सिस्टम को समझ नहीं सकते, सरकार की पॉलिसी को समझ नहीं सकते। 2 बातें हुई तब IMF ने कहा वेल डन,
आपने जो किया ओके ठीक किया, क्योंकि उनके सारे लोग यहाँ थे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो सब सारे। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था, अब तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुली होगी, पूरी तरह खुली होगी। इस बात को समझेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुली होगी। कहने का मतलब क्या गया कि जो मैंने झटका देना था लोगों को दे दिया, अब चलो आप क्या करना है। मौका आया हमारे कोरोना का, जो क्लाइमेट क्राइसिस का रिजल्ट था और आगे भी होंगे। जब कोरोना आया तो दुनिया को बंद कर दिया, हमें भी बंद कर दिया। उसके दौरान तब थोड़ा मौका उनको और मिला, तो उन्होंने कहा, ये लाल किले से कहा कि अब हिचकिचाना नहीं है, अब हिचकिचाना, ये शब्द थे उनके। मैंने कहा मैं उनको देखता नहीं हूँ, चाहे मैं इसमें गलत हूँ, मैं गलत हूँ, देखना चाहिए, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ। अब हिचकिचाना नहीं है। क्यों नहीं हिचकिचाना है? कहने का मतलब ये कि आ सकते हो तो आ जाओ, अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट कर ली है, क्रिएट कर ली है। क्योंकि अमेरिका के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की ने उसी दौरान कहा था, मैंने रूप से बात की थी, कि अमेरिका को पता था कि इन्फेक्शन आ रही है 2019 अक्टूबर में, कि ये इन्फेक्शन आ रही है, अब इस इन्फेक्शन को कैसे मैनिपुलेट करना है अपने हक में। तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट लिया कि लोगों को ऐसे दूर कर दो, ये पहले ही दूर हैं और दूर करो। जो ये है इंडिविजुअलिज्म का धारणा, ये समाज, ये थ्योरी, जिसको आज हमारी सरकार भी चला रही है, दुनिया की सरकारें चला रही हैं, और हमारी सरकार इस वक्त नंबर 1 पर है इस थ्योरी को लेकर, कि लोगों में कितना कितना इंडिविजुअलिज्म पैदा कर दिया जाए, कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद तैयार किया जाए, एक दूसरे की सुननी नहीं है, फिर हम कामयाब होंगे। तो अब ये जो आइडियोलॉजी लाना चाहते थे, वो आइडियोलॉजी थी कि प्राइवेटाइजेशन कर दो सभी जो पब्लिक सेक्टर है, जितना भी पब्लिक सेक्टर है फ़ौरन करो। क्योंकि कोरोना के दौरान जो चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने 3 बार स्टेटमेंट दिया, और जो पहले चेयरमैन थे वो रह चुके थे, उन्होंने भी कहा तो क्या कर रहे हो, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है, फ़ौरन करो, यही तो मौका है। कहा उन्होंने इस तरह से अपने हक में उसने याद किया, प्राइवेट कर दो, और जो प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर बनेगा, उसको डीरेगुलेट कर दो। डीरेगुलेट मतलब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है कारपोरेट जगत के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं होगा, जिसको हम फ्री मार्केट कहते हैं। असल में फ्री मार्केट कोई चीज़ नहीं है। जब सरकार रेगुलेट करती है कारपोरेशंस को, तो वो उसके ताबे होते हैं। जब ये कारपोरेट वर्ल्ड और कारपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस सरकार को रेगुलेट कर देंगे, तू हमारे मुताबिक चल, तो उनकी पॉलिसीज लागू होते हैं, उनके सारे सिस्टम लागू होते हैं, तो मार्केट कभी फ्री नहीं होती, लॉज उनके बनते हैं। लॉज वो बनवाने, आज हमारे पीएम और दूसरे मिनिस्टर्स को डिक्टेट किया जा रहा है, डिक्टेट कि ये होना चाहिए, वही होता है। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री, जिनको डिग्री अभी तक लोग तलाशते हैं, डिग्री क्या है, वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम सर्कुलर इकॉनमी बनाएंगे। सर्कुलर इकॉनमी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे में है, जो उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं, मैंने देखी हैं, मैंने उन पर नज़र डाली हुई है, सिर्फ नज़र डाली है, डीपली नहीं पढ़ा, लेकिन डाली हुई है। सर्कुलर इकॉनमी वहाँ पर है कि हम सर्कुलर इकॉनमी बनाएंगे। क्या है सर्कुलर इकॉनमी, इस पर ना जाते हुए तो बात कुछ और है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट, तमाम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दो, मतलब कहने का मतलब ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना नहीं है, नहीं बचाना है। कोई स्कूल तबाह हो रहा है, होने दो, कोई अस्पताल गिर रहा है, उसमें फंड्स नहीं है, नहीं देंगे, तभी तो प्राइवेट होगा ना। अगर कोई पानी और बिजली का डिपार्टमेंट खराब हो रहा है, उसको होने दो,
पहले होने दो, डिफंड करो, उसको फंड मत दो, तभी तो प्राइवेट होगा ना। तो प्राइवेट कर दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं बचाना है। सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, इससे कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ पहुँचे, कि अगर अपनी थ्योरी आगे ले जानी है तो उसको प्राइवेट करना है। और जितना भी प्राइवेट सेक्टर बनेगा उसको कंट्रोल नहीं करना है। ये एडम स्मिथ की थ्योरी थी, जहाँ फ्राइडमैन मिल्टन जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनकी 2006 में डेथ हुई, उनकी थ्योरी है कि सरकारें जो हैं वो अड़चन हैं, वो रुकावट हैं, वो रुकावट हैं, रुकावट नहीं बन जाएगी। अगर ये सरकारें बीच में बढ़ गई तो हमारा मार्केट का जो मैकेनिज़्म है वो फेल हो जाएगा। मार्केट मैकेनिज़्म फेल होगा अगर ये सरकारें बीच में आए, तो तभी हमारे प्रधानमंत्री का एक नैरेटिव आया था, प्रधानमंत्री का एक नैरेटिव आया था, मैं चौकीदार हूँ, और आप लोगों ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ। इसको कहते हैं लोगों के अंदर बात डालना। बात कैसे की? हर बच्चा जो कहता था मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। ये चौकीदारी कहाँ से आई? लोगों को ये बात अपील करती है, लोग क्यों नहीं चले, क्यों नहीं लोग सुने? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला चौकीदार बन गया। तो ठीक बात है। असल में जो थ्योरी है वो कहती है हम चौकीदारी नहीं, जो सरकार है वो सिर्फ चौकीदारी ही कर सकती है। सरकार जो है वो उसकी ड्यूटी एक ही है, चौकीदारी करना। और किसकी चौकीदारी करना? जो हमारी पॉलिसीज लागू हो रही है, जो हमारा सेक्टर बन रहा है, उसकी चौकीदारी करना। फिर जब नैरेटिव आया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये 3 लाइनें आई, ये 3 लाइनें आई और सबको पच गया, सबको पचा। क्योंकि इसी थ्योरी के अंदर ये है, कहना कुछ है, करना कुछ है। और ये 3 पॉइंट मैंने कहे कि प्राइवेट करना है, इसको कंट्रोल नहीं करना है, और सोशल स्पेंडिंग, हेल्थ जितना भी है उसको रोकना है, लोगों पर खर्चा रोकना है, लोगों पर खर्चा रोकना है, वो नहीं करना है। तो इसके लिए नैरेटिव आए। और अब चौथी लाइन जो उन्होंने साल पहले ऐड की, सबका प्रयास। सबका प्रयास, सबका प्रयास इसलिए कि, और ओपनली कहा, जब उन्होंने समझ लिया कि लोग तो चल रहे हैं मेरे अंदाजे पर, मैं बेच भी रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा, तो सबका प्रयास। और कहा उन्होंने कि प्राइवेट जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसके बाद अगली लाइन हम जोड़ लेंगे कि आप जोड़ लेना, सबका विनाश। हम सबके विनाश के ऊपर जा रहे हैं, सबका विनाश होगा। ये नैरेटिव्स हैं। और नैरेटिव जाते हैं, नैरेटिव ये होता है स्टोरी। क्या स्टोरी करते हो? आज तो वो स्टोरी क्या, लोग गरीब हैं, जो काम नहीं करते लोग गरीब हैं, जो काम करते हैं वो अमीर हैं। वो देश जो हिलते जुलते नहीं, कोई काम नहीं करते, पैसे लगाते, गरीब हैं। जो अमीर लोग हैं वो काम करते हैं, वो लालू चलाते हैं, सब अमीर हैं। ये नैरेटिव है दुनिया के अंदर, स्टोरीज हैं, अब भी हैं। तो इन जो ये जो खिचड़ी जहाँ पकती है, जिसको मैंने सिस्टम कहा, जहाँ से पॉलिसियाँ निकलती हैं, पॉलिसियाँ असर करती हैं। फिर मैं 2 बाजू खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने। पॉलिसियाँ जहाँ असर करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी असर करेंगी और लोगों पर भी असर करते हैं जहाँ। और इन पॉलिसियों से हुआ क्या है? इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ है। इकोलॉजिकल जो दुनिया के सिस्टम है, इकोसिस्टम्स हैं, उनका ब्रेकडाउन हुआ है ना। और कोरोना उसी ब्रेकडाउन का रिजल्ट था। आने वाले वक्त में जो भी होगा उसी का ब्रेकडाउन का रिजल्ट होगा। ब्रेकडाउन है, आपका एयर गया, आपका वाटर गया, आपका जंगल गए, आपके बायो स्पीशीज गए, आपकी बायोडाइवर्सिटी गई, ख़त्म होने जा रही है। और इधर आपकी पॉवर्टी है, आप अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी हाउसलेसनेस है, और इसमें क्या क्या नहीं है वो सारा इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। अब पॉलिसियाँ, अगर पॉलिसियाँ जो लोगों के हक में थी, अगर जो पॉलिसियाँ पर्यावरण के हक में आई थी, तो इनका सत्यानाश क्यों कर दिया, कैसे हो गया? मैं इसलिए बार बार कहा हूँ कि मेरी एक ही तकलीफ़ है जो मुझे चलने दे रही है, कि हम लोगों में कैसे घुसें, लोगों को तेज़ी के साथ कैसे पकड़ें, इनका दिमाग कैसे सीधा करें, वो है। तो ये है जहाँ इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, जहाँ सोशल ब्रेकडाउन है।
और जे इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, जे इकोसिस्टम की तबाही, जे बायोस्फीयर की तबाही, पर्यावरण की तबाही जो है ये इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से शुरू होती है। फिर पर्यावरण खराब होता है, जगदम पर्यावरण खराब नहीं होता, पहले इकोलॉजी खराब होती है, पहले इकोलॉजी खराब होती है, फिर पर्यावरण खराब होता है। पर्यावरण जब खराब हो जाता है तो हमारी क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज जन्म लेती है। जब क्लाइमेट चेंज जन्म लेती है, जिस गर्दन मैंने क्लाइमेट चेंज बनाया है, ये क्लाइमेट चेंज जन्म लेती है तो फिर दुनिया हिलती है, जो धरती हिलना शुरू होती है। इस क्लाइमेट और जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है उसी तेज़ी से क्राइसिस बनता है। अब इसमें बात क्या थी? बात सिर्फ जो कह रहे हैं जल्दी करना है तो मैं सीधा आ जाता हूँ। बात कहाँ खड़ी है? बात जीडीपी पर खड़ी है, बात जीडीपी पर खड़ी है। ये पूरे का पूरा मॉडल जो वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है ये जीडीपी बढ़ाने में लगा हुआ है। जी मैं इसके खिलाफ नहीं कि जीडीपी ना ग्रो तो चाहिए। अगर मेरी लेंथ 8 फुट है, किसी की 4 और कहीं ना कहीं रुकी है ना, चलती थोड़ी जा रही है। लेकिन जो जीडीपी है ये जीडीपी 1937 से पहले नहीं थी, 30 से पहले नहीं थी, ये कंसेप्ट ही नहीं था। ये कंसेप्ट जो है 1930 में आया, सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट और बेकारी भत्ता, और इसके साथ जीडीपी ये 1930 में आई। इसमें 2 इकोनॉमिस्ट थे, एक कीनीज था, एक साइमन पिटिस था। दोनों की तरह लोगों को उस क्राइसिस से, जो क्राइसिस आया 1929 में क्राइसिस आया, कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने ये कहा। लेकिन साइमन पिटिस था, उसने साफ साफ कह दिया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो फ़ायदा है, अगर नेगेटिव एक्टिविटी भी ऐड करोगे तो डिस्ट्रक्शन होगी, उसी वक्त कह दिया था। और आज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जॉन कीनीज ने उसका साथ छोड़ दिया और इसी को आगे बढ़ने दिया। और आज इसी जीडीपी ने ये क्लाइमेट क्राइसिस पैदा कर दी है। अब जीडीपी कैसे काम करती है? अभी आपने सुना होगा कि दफ्तरों के काम करने के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, बढ़ाएंगे। एज भी बढ़ सकती है एम्प्लॉयज़ की। जब फ्रांस में एज बढ़ी थी, रूप जी घर में बैठा हुआ था, मैं हैरान था कि वो स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। उनको समझ थी, हमें समझ नहीं थी। उनको समझ थी, फ्रांस वालों को समझ थी कि अगर एज बढ़ी है तो मतलब एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरे पर हमें ये रगड़ के पैसा कमाएंगे और कुछ नहीं देंगे। एक बात ये, काम करने के घंटे बढ़ा दो। जो इंडिया के अंदर एक बिल तैयार है, शायद पास हुआ कि नहीं हुआ, घंटे बढ़ा दो, हफ्ते में 4 दिन काम होगा, 2 दिन होगा, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन थोड़े समय में ज़्यादा जीडीपी पैदा करना, ज़्यादा जीडीपी पैदा करना, ये थ्योरी चल रही है। इस जीडीपी से ये ना पर्यावरण बच सकता है, ना लोग बचेंगे। और आज इतना टेम्परेचर होने जा रहा है, हम मरने के कगार पर हैं। तो किया क्या जाए, क्या करना चाहिए, क्या किया जाए? इसमें हमारे पास एक ही रास्ता है। और हम सब इस वक्त वो लोग हैं जो नेचर ह्यूमन सेंटर को अपनी एक रूह मानते हैं, जिनमें से मैं एक हूँ। डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? इनकी डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है कि हमें मनी चाहिए, पावर चाहिए और प्रभुसत्ता चाहिए, डोमिनेशन चाहिए। ये इनका है, पैसा कमाना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि आदमी को जिंदा रहना है, उसकी सिक्योरिटी चाहिए, आदमी को सोचने और एक्शन करने की आज़ादी चाहिए, आदमी को जस्टिस चाहिए, आदमी को इक्वालिटी चाहिए। अगर इन बातों पर डेवलपमेंट आगे बढ़े तो बेटर हो सकती है। वो एक ही संस्था दे सकती है, वो हम हैं। लाभ दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो सोच रहे हैं, सिर्फ 5-6 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी वर्ल्ड के अंदर हैं जो ठीक सोच रही हैं, जिनको मैंने स्टडी किया है, ठीक सोच रहे हैं। बाकी सारी के सारी बैठी हैं गोद में, कॉरपोरेट वर्ल्ड की गोद में बैठी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। ये जितनी मर्जी, कहने का लास्ट में ये कहूँगा कि जितनी मर्जी ये पर्यावरण के ऊपर कॉन्फ्रेंसिस करें, जब तक इनकी बुनियादी बात जीडीपी की नहीं हटती,
पैसे कमाने की नहीं है, जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस आए कुछ नहीं होगा, लोगों को उठना पड़ेगा, क्राइसिस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं फिर अपनी परेशानी को आपके सामने रख रहा हूँ, खासकर अपने साथियों के सामने, क्योंकि मेरे परेशानी ये है कि लोगों को आंतरिक होने जाए, लगातार प्रचार करते आए हैं, बातें आए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बात अगर कोई जो साथी ये सोचे कि सिर्फ हमने ये बात करनी है, पर्यावरण की बात करनी है, लोगों की बात करनी है, ये फिर आगे बढ़ेंगे। आप क्लाइमेट क्राइसिस को ऊपर अटैक कीजिए, आपको ये दोनों कहना पड़ेगी, जब दोनों कहना पड़ेंगे तो सिस्टम पर बात आएगी। जब तक आप सिस्टम एक्सप्लेन नहीं करते और अल्टरनेटिव पेश नहीं करते, अपना अल्टरनेटिव रखिए ना। जब ये नेगेटिव आता है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विनाश, जब ये बात आती है तो हम क्या दे रहे हैं? हम तो कहें कि सबको इक्वालिटी दे दो, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में दे दो, पॉलिटिकल सियासत में दे दो, कल्चर इक्वालिटी करो, और किसानों को या मजदूरों को जो ऑर्गेनाइज हैं, अनऑर्गेनाइज हैं, जितने भी हैं, ये हमारा सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट है, उनको दो ना। अगर ये है नहीं है, अगर ये नहीं है तो सबका विकास कैसे, सबका प्रयास कैसे? तो कहने का मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज प्रलय करने वाली है, प्रलय, और इसका रिजल्ट आपको मेरे हिसाब से 2027-28 के बीच मिलने वाला है अच्छी तरह से। हम तैयार नहीं हैं तो हमें तैयार होना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, लीलाधर जी आप आओ।